हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर केम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम लोग मेनली टाइट्रेशन का डिस्कशन करेंगे। टाइट्रेशन मोस्ट अवेटेड टॉपिक था। बहुत लोग कह रहे थे सर टाइट्रेशंस भी करवा दो। बिल्कुल टाइट्रेशंस करवाएंगे, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि मोल कॉन्सेप्ट में क्योंकि हमने रिडॉक्स नहीं पढ़ी है, इसलिए रिडॉक्स टाइट्रेशंस की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। बहुत कम्बरसम सा हो जाएगा। जब रिडॉक्स पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा। बहुत जल्दी तुम्हारे लिए प्लानर भी लेके आने वाला हूँ, पूरे ईयर का प्लानर, कि कब हम लोग कोर्स को वाइंड अप करेंगे, कब कब कौन कौन सा चैप्टर किस किस तारीख को ख़त्म होगा। ठीक है, इन बिटवीन कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट आती रहेंगी, तो वो भी देखते रहना है। तो कुछ ना कुछ मटेरियल तुम्हारे पास पहुँचता रहेगा और कोर्स का बिल्कुल फिक्स टाइम पे हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो भाई, एक बात फिर से बात कर लेते हैं कि तुम्हें रिमाइंड करा देते हैं कि जो अपने नोट्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट है वो dextercamp.in पे अवेलेबल है। अपने बैच को सेलेक्ट करके अध्याय या निश्चय पे जाके वहाँ पे लेक्चर नंबर और शीट को डाउनलोड कर सकते हो। और अल्टरनेटिवली हम लोगों ने क्या किया है, उन्होंने लिंक भी दे रखा है मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करोगे तो तुम डायरेक्टली वहाँ पे कहाँ पे अपना लैंडिंग पेज पे पहुँच जाओगे और वहाँ से तुम कर सकते हो इसे। ठीक है, डाउनलोड। अब टाइट्रेशंस की बात हमें शुरू करनी है, तो हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, ये मानते हुए तुम्हें टाइट्रेशन नहीं आता। और मैं ये कोशिश करूँगा कि तुम्हें टाइट्रेशन सिखा पाऊँ, तुम्हें टाइट्रेशन की थोड़ी सी फील दिला पाऊँ, है ना। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से भरसक, फिर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें टाइट्रेशन जैसे शब्द की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखो, हम लोग डे टू डे लाइफ में हमेशा एनालिसिस करते हैं किसी न किसी चीज़ की, मटेरियल चीज़ की या नॉन मटेरियल चीज़ की। हम लोग एनालिसिस बहुत करते हैं। तो अगर हमें किसी मटेरियल की एनालिसिस करनी है, एनालिसिस करने का मतलब है कि मान लो कि हमें किसी ने बता दिया कि भाई अफ्रीका चले जाओ, वहाँ पे डायमंड है या सोना है, वहाँ पे बहुत सारा सोने के पहाड़ है, और तुम गए, तुमने कहा अच्छा सोने का पहाड़ है, इसे खरीद लेते हैं, और खरीद के इसे तोड़ना शुरू कर दिया। मालूम पड़ा पूरा पहाड़ तोड़ दिया, उसमें पैसे खर्च हो गए 50,000 करोड़ रुपए और सोना निकला 5 करोड़ का। तो नुकसान हो जाएगा ना बहुत। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अननोन सैंपल की एनालिसिस करेंगे। हम पूरा पहाड़ तोड़ने की जगह क्या करेंगे, उसका एक ब्लॉक तोड़ के देखेंगे कि इतने ग्राम में कितना निकल रहा, फिर यूनिटरी मेथड से अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज निकाल लेंगे। या फिर हमें कोई अननोन कंपाउंड दिया और हमें उसकी शक्ल देख के बताना हो, रूप देख के बताना हो, उसकी वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए हो, कितना कंसंट्रेशन कितना मात्रा में है ये नहीं चाहिए हो। हमें केवल चाहिए हो कि उसका अपीयरेंस कैसा है, उसमें उसकी स्मेल कैसी है। इन सब बातों के बारे में अगर बात करनी हो तो फिर हम उसे एक नई एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस बेसिकली दो तरह से हो सकती है, क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव। कैसी हो सकती है? क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब हम लोग क्वालिटी पे बात करेंगे। हमें अमाउंट का कोई लेना देना नहीं है कि अमाउंट कितना बना, इससे हमें मतलब नहीं है। हमारा सारा फोकस इस बात पे है कि क्वालिटी कैसी है। अब क्वालिटी कैसे चेक करते हैं रिएक्शंस में, कि उसका कैटाइन या एनाइन की कलर कैसा आया, स्मेल कैसी आई, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, गैस कैसी निकली, या किसी और के साथ निकलने वाली गैस किसके साथ रिएक्ट करी, या प्रेसिपिटेट का कलर कैसा आया, कितना आया, हमें इससे मतलब नहीं है। उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव। ठीक। दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हमें क्या करना होता है कि अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना होता है, उसकी क्वांटिटी बतानी होती है कि कितना अननोन कंसंट्रेशन है। ठीक। तो क्वालिटी और क्वांटिटेटिव में अंतर समझ में आ गया। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में अंतर क्या है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में अंतर यह है कि जब हमें क्वालिटी चेक करनी होगी तो कलर, साइज, मतलब प्रेसिपिटेट, अपीयरेंस, इन सब बारे में बात करेंगे, और क्वांटिटेटिव में अमाउंट के बारे में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल जो हमें पढ़ना है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़नी है। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेसिकली दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? क्वांटिटेटिव एनालिसिस दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। देखो, अभी मैं बेस बना रहा हूँ, सवाल पे तो देर में पहुंचूंगा, लेकिन अगर ये समझ में आ जाएगा तो तुम, जैसे मैं सवाल कर पा रहा हूँ तुम नहीं कर पा रहे थे, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये रहा होगा कि तुमने उस बेसिक्स को नहीं ढंग से पढ़ा। तुमने डायरेक्टली सवाल पे अप्रोच की, तुम्हें सब शब्दों का मतलब ही नहीं ठीक से पता, इसलिए दिक्कत आती है ज़्यादा। थ्योरी अगर ठीक है तो सवाल बनने ही चाहिए, चाहे कैसा भी हो, बेसिक्स ठीक होने चाहिए। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन किसी गिवन वॉल्यूम के सॉल्वेंट का निकालते हैं, मतलब हम वॉल्यूम में डील करेंगे। और ग्रेविमेट्रिक मतलब हम प्रेसिपिटेट का अमाउंट कैलकुलेट करके बताएंगे कि प्रेसिपिटेशन हो गया तो प्रेसिपिटेशन हुआ तो उससे कितना इनिशियल कंपाउंड का या कंपोजिशन उसका कैसा था। ठीक है, ये बात करेंगे हम लोग। ठीक।
मेरी बात इतनी तो समझ में आ ही रही है सबके, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को भी, ठीक। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो यार थोड़ा सा डेस्कटॉप की आवाज़ है तो वो उसे थोड़ा सा इग्नोर कर देना और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ग्रेविमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में अंतर समझ में आया कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जो प्रेसिपिटेट आया है हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके अमाउंट के बारे में बात करेंगे, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। जैसे पहला टर्म तो टाइट्रेशन ही है। टाइट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज टाइट्रेशन, अगर कोई पूछ दे तो क्या होता है? किसी भी अननोन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना विद द हेल्प ऑफ नोन इज नोन एज टाइट्रेशन। किसी भी अननोन का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ नोन इज कॉल्ड टाइट्रेशन, ठीक है। किसी भी अननोन का हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ नोन इज कॉल्ड टाइट्रेशन, ठीक। टाइट्रेंट क्या होता है? टाइट्रेंट क्या होता है? इट इज अ रिएजेंट ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जो नोन कॉन्सेंट्रेशन, अब भाई टाइट्रेशन करो तो दो चीजें होंगी, एक तो नोन होगा और एक क्या होगा, एक अननोन होगा। तो जो नोन है उसे हम टाइट्रेंट कहते हैं और अननोन को टाइटर कहते हैं। तो जो नोन है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी कह सकते हैं क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। कौन कौन से? प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है? इट इज अ सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन विच कैन बी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड बाई वेइंग द सोल्यूट। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को दिक्कत आएगी कि ऐसा भी कोई सोल्यूशन है जिसे डायरेक्टली वे करके पानी में मिलाने से गलत रीडिंग आ जाए, ऐसा भी होता है क्या कोई? बिल्कुल ऐसा होता है। जिनमें ये दिक्कत आती है ऐसे सॉल्यूशंस में, उन्हें हम कहते हैं क्या? सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उन्हें डायरेक्टली वे नहीं कर सकते। कमेंट करके बताना अगर तुम्हें पता हो कोई भी कि ऐसा डायरेक्टली वे करने वाला सॉल्यूशन कौन नहीं होता है। जो मैंने एग्जांपल दिए उनके अलावा, अभी तो एग्जांपल तुम देख पा रहे होगे या नहीं देख पा रहे मेरे को नहीं पता, लेकिन तुम ये सोच के बता सकते हो कि ऐसा भी कोई चीज़ होती है जिसे डायरेक्टली वे करके डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सोल्यूशन नहीं बना सकते। बिल्कुल होती हैं, और ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। डायरेक्टली जो वे कर सकते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन कर रहे थे, उनका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। उनका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, ये बात समझने की है कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उनका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तो हम उन्हें ऑन स्टैंडिंग कह सकते हैं। जिनका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा उन्हें हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन कह रहे हैं, और उन्हें हम कह रहे हैं कि अगर हम रख दें उन्हें तो उनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस जिनका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड ले लेते हैं और इसका एग्जांपल NaOH और KMnO4 ले देते हैं। जो अभी करंटली 12th में हैं या ड्रॉपर हैं या 11th में स्कूल्स में अगर प्रैक्टिकल शुरू हो गए होंगे नहीं होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन जो 12th में और ड्रॉपर है उन्होंने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जरूर की होगी, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में उन्होंने कॉन्करेंट रीडिंग निकाली होंगी, और KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन किया होगा या KMnO4 और NaOH का टाइट्रेशन किया होगा। और कमेंट करके बताना, ईमानदारी की बात है ये बताना कि कितनी बार टाइट्रेशन की रीडिंग सही आई। टाइट्रेशन की रीडिंग सही तब कहते हैं जब इट हैज़ 3 कॉन्करेंट रीडिंग्स। कॉन्करेंट मतलब सेम रीडिंग 8.35, 8.35, 8.35 3 बार लगातार आ जाए तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, टाइट्रेशन हो गया। अगर हम हायर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हम इसे कहते हैं कि हम 5 टाइम्स कॉन्करेंट रीडिंग चाहिए, यानी कि अगर हमारी रीडिंग 10 आ रही है तो लगातार 5 बार सेम यूनिट आनी चाहिए। और तुम्हारा प्रैक्टिकल KMnO4 वाला तो कभी नहीं सही रीडिंग आई, और NaOH वाले की भी कभी सही रीडिंग नहीं आई। अब रीडिंग नहीं सही आने का ब्लेम किसे दिया जाए? टीचर्स को दिया जाए, तुम्हें दिया जाए, कोचिंग वाले सर को या यूट्यूब वाले सर को, मेरे को दे दिया जाए, या फिर लैब अटेंडेंट को दिया जाए, या कंपाउंड को दिया जाए? किसे दिया जाए? सबसे ज़रूरी कौन होगा इनमें? किसकी गलती मानी जाए? कमेंट करके बताओ जरा कि सर इसकी गलती रही होगी। तो अगर KMnO4 को टाइट्रेट कर रहे हो तो KMnO4 की गलती है। और KMnO4 की गलती क्या है? वो ज़्यादातर गलती लैब अटेंडेंट से हो जाती हैं। क्या कि KMnO4 जो होता है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है। KMnO4 क्या होता है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है। और जब इसे हमने बीकर में भर के रखा था, तुमने देखा होगा कॉलेज में बड़े से उसमें क्या कहते हैं, पिचर्स में भरा हुआ रखा रहता है, घड़े में कांच के, और तुम जाते हो नॉब खोलते हो और अपने मतलब भर का KMnO4 निकाला, नॉब बंद कर दिया।
तो जब तुम नॉब खोल के KMnO4 निकालते हो तो ऊपर से KMnO4 का वॉल्यूम कम होता जा रहा। अब ये फिजिक्स की बात है कि जब तुम नॉब खोलोगे और सील टाइट होगा तो थोड़ी देर बाद KMnO4 निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम डेवलप होगा और वो प्रेशर को मेंटेन कर देगा, तो KMnO4 का फ्लो बंद हो जाता है ना। KMnO4 का फ्लो क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब जब KMnO4 का फ्लो बंद हो गया तो दिक्कत शुरू हुई। जब KMnO4 का फ्लो बंद हो गया तो दिक्कत शुरू हुई। तुमने क्या किया, तुमने ढक्कन खोल दिया। ये कहानी बहुत ज़रूरी है, सवाल तो मैं लगवा ही दूंगा, लेकिन ये कहानी जो सुना रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। देखो तुमने लैब में यही सब किया होगा। तुमने क्या करा कि तुम्हें पता है कि अगर हम किसी भी पिक्चर को से फ्लो आना बंद हो जाए तो उसे एयर उसमें थोड़ी सी जानी चाहिए तभी आएगा। वैक्यूम तो बन गया तो उसने प्रेशर मेंटेन कर दिया तो पानी निकलेगा ही नहीं या सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो तुमने जैसे ही ढक्कन खोला उसके अंदर एयर घुस गई। KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि वो एयर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो KMnO4 जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं सिंपल बात करूं तो +7 थी, ये एयर में +4 में कन्वर्ट हो जाता। तो तुम दिमाग में रखे हो कि KMnO4 सारा +7 स्टेट में, लेकिन कुछ उसमें आ गया +4 स्टेट में, और उसी की वजह से तुम्हारी टाइट्रेशन की रीडिंग गलत आएगी। तो जब भी KMnO4 को यूज करना है, इट शुड बी अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इट नीड टू बी रीस्टैंडर्डाइज्ड विद सम प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। इसीलिए ऑक्सैलिक एसिड के साथ इससे पहले हम रीस्टैंडर्डाइज करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड प्राइमरी है, उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन KMnO4 का तो चेंज हो रहा था। जब KMnO4 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा था तो फिर हम इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर है और मेरी बात समझ में आनी चाहिए। तो इसमें गलती किसकी निकली कि हमें KMnO4 हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो एयर को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये वाइवा का क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, बात क्लियर है, बिल्कुल समझ में आई बढ़िया से। अब आगे मान लेते हैं NaOH। NaOH कैसी होती है, NaOH पैलेट्स होते हैं, बटन्स होते हैं इसके। NaOH जब सॉलिड फॉर्म में मिलता है तो बटन्स के फॉर्म में मिलता है। तो मान लेते हैं कि क्लास में 60 स्टूडेंट्स थे, पहला X बच्चा गया, उसने डिब्बा खोला, नया बिल्कुल सील पैक था और उसने NaOH 2 ग्राम वे कर लिया। हमने कही 0.5 मोलर NaOH सोल्यूशन बना लो, तो उसने कही ठीक है 2 ग्राम को 1 लीटर में घोल देंगे, 0.5 मोलर NaOH सोल्यूशन बन जाएगा। सॉरी 20 ग्राम को, 2 ग्राम को नहीं 20 ग्राम को, वैसे 0.05 बनेगा। तो 20 ग्राम उसने घोल लिया, उसने खुशी मिली कि घोल लिया, काम खत्म हुआ भाई घोल के। अब उसने क्या किया, टीचर ने कहा था कि जैसे ही तुम NaOH निकाल लो वैसे ही डिब्बा बंद करके आना। स्कूल में पता नहीं होता या नहीं होता, लेकिन लैब में तो डांट पड़ती थी इस बात की कि भाई NaOH का जो डिब्बा है उसे तुरंत बंद करना, या कोई भी केमिकल जो यूज़ कर रहे हो उसका जो डिब्बा है उसे तुरंत बंद कर दो। ठीक, लेकिन लोग क्या होते हैं कि अब एक के बाद एक बच्चा खड़ा है पीछे, तो वो कहते हैं कि अरे छोड़ो ना, कि कोई ना कोई तो आएगा ही। तो जो पहला बंदा था X वाला, उसने जब डिब्बा खोला तो उसने फ्रेशली NaOH देखा, और जो लास्ट बंदा गया, मान लो A बंदा लास्ट में गया और उसने जब NaOH देखा तो NaOH लम्स आ गए थे और उसने उसे खोद खोद के निकाला, ऐसे ऐसे खोदा खोदा और फिर निकाला। देखा तुमने कि नहीं देखा, पहले तो यही बताना कि NaOH हाथ में तो नहीं ले सकता, ऐसे डायरेक्टली फोर्सेप्स से ही उठाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि NaOH डीलिक्विसेंट होता है। मैंने जब लिक्विड सोल्यूशन पढ़ाया तो उसमें वहाँ पे एक टॉपिक डीलिक्विसेंट डिस्कस किया। तो डीलिक्विसेंट होने की वजह से क्या करता है, वो वाटर को एब्जॉर्व कर लेता। अब वाटर को एब्जॉर्व करा, वाटर की NaOH के साथ जब रिएक्शन होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मेरी बात भाई समझ में आ रही, मैं पूरी कहानी सुना रहा हूँ। वाटर की रिएक्शन जब NaOH के साथ होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से NaOH फ्यूज हो जाता है, आपस में चिपक जाता है, और चिपकने की वजह से जब A बंदा गया था तो उसने जब 20 ग्राम मेजर किया तो वो 20 ग्राम हो गई नहीं, मान लेते 19 ग्राम ही हुआ। तो NaOH का जो कॉन्सेंट्रेशन जितना हम सोच रहे थे उतना नहीं आया, उससे कम आ पाया। हमने ये एस्टिमेट किया कि कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर बनाया, लेकिन वो 0.5 की जगह 0.495 बन गया, या 0.49 बन गया, या 0.45 बन गया, कुछ ऐसा बन गया, अजीब सा है ना। तो ये दिक्कत NaOH के साथ है। तो NaOH को भी क्या करना पड़ता है, फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है और रीस्टैंडर्डाइज करना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट। ये कमेंट करके बताना कि ये बातें कितने लोगों को पता थी, फिर बात करते हैं आगे। चलो, अब टाइटर क्या होता है। टाइटर होता है द सोल्यूशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज टाइटर। इसके बाद यार छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम एपरेटस की बात करें तो ब्यूरेट क्या होती है, ब्यूरेट क्या होती है, एक लंबी सी ट्यूब तुमने देखी होगी। अब यार सेटअप अभी मेरे पास है नहीं तो जब हो जाएगी व्यवस्था तो मैं ब्यूरेट पेपर तुम्हें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट रन करके भी दिखा दूंगा। कर रहा हूँ व्यवस्था धीरे धीरे, लेकिन
क्योंकि बूस्ट थोड़ा कम मिल पा रहा मेरे को, इसलिए मैं थोड़ा ढीला पड़ जाता हूँ। थोड़ा बूस्ट मिलेगी, ज़्यादा लोग देख रहे हो तो फिर मैं ज़्यादा मेहनत, जैसे मोल कॉन्सेप्ट 3 वाला तो मुश्किल से 200 लोगों ने ही देखा। शायद तुम लोग शेयर नहीं कर रहे, कर दो शेयर, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तुम जो भी है। तो ब्यूरेट देखी होगी, बड़ी सी एक ट्यूब होती है लगभग 2.5 फुट की हाइट की, और वो लैब में तुमने रखी हुई देखी होगी, जिसमें ब्लू कलर की एक नोजल होती है जिससे कि लिक्विड निकलता है, वो ब्यूरेट है, और वो कैलिब्रेटेड होती है। कैलिब्रेटेड मतलब उसमें मार्क लगे होते हैं, 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml इस तरह के मार्क लगे होते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, ये कैलिब्रेटेड ब्यूरेट है। ब्यूरेट को कौन से हाथ से ऑपरेट करना चाहिए, व्हाट इज द राइट वे, बताओ सोच के। ब्यूरेट को कौन से हाथ से ऑपरेट करना चाहिए, कमेंट करके बताना, ठीक। पिपेट तुम लोगों ने देखी होगी, पिपेट 2 तरह की होती है, एक बल्ब पिपेट होती है, एक नॉर्मल पिपेट होती है। बल्ब पिपेट जिसमें बीच में बल्ब एक बना होता है, और नॉर्मल पिपेट होती है जैसे मुंह से ऐसे करके सक कर रहा होता है। जब तुम सक करते हो तो क्या होता है, कई बार सोल्यूशन मुंह में चला जाता है, क्योंकि तुम अपने ब्यूरेट को, पिपेट को देखने की जगह दूसरे की पिपेट देख रहे होते, क्योंकि उसके मुंह में भी जा चुका है। ऐसे करके करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल, ऐसे करेंगे, ऐसे देख के करेंगे, ठीक, ये आदत होती है हमारी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग पिपेट को वैसे तो वो ड्रॉपर की तरह यूज़ करनी चाहिए, मुंह से सक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, स्कूलों के पास इतना पैसा नहीं है शायद, इसलिए वो मुंह से ही सक करने के लिए कहते हैं। और ये बात मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ तो नहीं थी व्यवस्था, ठीक, हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल में। अब पिपेट की बात हो गई, तो पिपेट को ऑपरेट करने का तरीका क्या होता है, पिपेट दोनों एंड पे खुली होती है, तो उसे अंगूठे से उसका प्रेशर मेजर करके उसे कैलिब्रेट करना होता है। जब भी हम एक्वा सोल्यूशन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें मार्क होता है उसे हम मेनिस्कस को क्या देखते हैं, उसकी कॉन्केविटी चेक करते हैं, और वो जब पूरी 10 पे आ जाती है तो हम कहते हैं 10 ml सोल्यूशन है, क्योंकि मेनिस्कस कॉन्केव होता है तो ऊपर की तरफ होता है, इसलिए हम उसे आई लेवल पे लाके चेक करते हैं, तभी हम बताएंगे कि सोल्यूशन कितना ml है, वही रिपोर्ट कर पाएंगे। अगर नीचे करके देखेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा, ठीक। ब्यूरेट की बात हो गई, पिपेट की बात हो गई, चलो मैं बता ही देता हूँ। ब्यूरेट को हमेशा लेफ्ट हैंड से होल्ड करते हैं, किससे करते हैं, लेफ्ट हैंड से होल्ड करते हैं, हमेशा नियम है। देखो ये क्लैंप है, अगर तुम ब्यूरेट को इधर से ऑपरेट करोगे, मेरे बात सुनना, ये मान लो ब्यूरेट लगी हुई है, इसे ब्यूरेट मान लेते हैं पेन को, अगर तुम यहाँ से ऑपरेट करोगे और इसे यहाँ से क्लैंप कर रखा तो ये इधर भागेगी बार बार। लेकिन अगर ये क्लैंप हो रखी है और तुमने उसे ऐसे पकड़ लिया उल्टे हाथ से, तो ये यहाँ से लॉक हो गई और ये भागेगी कहीं नहीं। कैसे लॉक हुई, देखो ऐसे लॉक हो गई ना, यहाँ से भागेगी नहीं, हम कितनी भी ताकत लगा लें। तो ब्यूरेट को हमेशा लेफ्ट हैंड से ही होल्ड करना चाहिए। इसके बाद ग्लास रॉड स्टायरिंग के लिए, कॉनिकल फ्लास्क के तो सबको पता ही है। और लैब भाई, केमिस्ट्री लैब बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट में खेलने के लिए नहीं है। केमिस्ट्री लैब खेलने के लिए नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। केमिस्ट्री लैब में सीरियस काम करने के लिए ही केमिस्ट्री लैब है, खेलने के लिए तो नहीं ही है वो। अगर तुम केमिस्ट्री लैब में खेले तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। केमिस्ट्री लैब में बिल्कुल मत खेलना, पता नहीं कौन सा बॉडी पार्ट काम करना तुम्हारा बंद कर दे, भगवान जानता है, ठीक। अब ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो अब बात करते हैं टाइट्रेशंस की। टाइट्रेशन 3 तरह के हो सकते हैं, सिंपल, बैक और डबल। हम यहाँ पे जब टाइट्रेशंस की बात कर रहे हैं तो कौन से टाइट्रेशंस की बात कर रहे हैं, एसिड बेस टाइट्रेशंस की बात कर रहे हैं। किसकी, एसिड बेस टाइट्रेशंस की बात कर रहे हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशंस की बात नहीं कर रहे। रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस में करेंगे। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में सिंपल, बैक और डबल टाइट्रेशन हो सकता है, ठीक। अब इसमें पहला केस देख लेते हैं कि एसिड बेस सिंपल टाइट्रेशन क्या होता है। देखो सिंपल टाइट्रेशन अपने नाम से ही क्लियर कर रहा है कि हम सिंपल होंगे, मुश्किल तो हो ही नहीं सकता, उसका नाम ही ऐसा सिंपल है। तो एसिड बेस सिंपल टाइट्रेशन में क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि जो लाइन है वो स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन क्या, मिली इक्विवेलेंट्स रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये अननोन एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स थे, हमें नहीं पता कितने थे, तो हमने क्या किया, एक नोन बेस लिया और उसमें डाल दिया। तो इसमें दोनों के मिली इक्विवेलेंट जब बराबर हो गए तो हमने कहा कि क्या हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। तो ये नॉन बेस है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं इस बात को लिख दूं कि व्हेन द टाइट्रेशन इज ओवर
when the titration is over, the milliequivalents of unknown becomes इक्वल टू नोन। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, मिलीक्विवेलेंट्स ऑफ अननोन एसिड इज इक्वल्स टू मिलीक्विवेलेंट्स ऑफ नोन बेस। ठीक, मिलीक्विवेलेंट्स ऑफ अननोन एसिड इज इक्वल्स टू मिलीक्विवेलेंट्स ऑफ नोन बेस, या वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अब जब मिलीक्विवेलेंट्स बराबर हो गए तो टाइट्रेशन आइडियली रोक देना चाहिए हमें। जब मिलीक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं तो उस पॉइंट को कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। जब मिलीक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, ये समझ में आया कि ये लाइन जो है वो स्ट्रेंथ बता रही है। तो हमने सेम स्ट्रेंथ डाल दी तो बराबर हो गया, तो मिलीक्विवेलेंट्स बराबर हो गए, तो हमने कहा क्या कहा, इक्विवेलेंस पॉइंट आया। इक्विवेलेंस पॉइंट पे टाइट्रेशन खत्म हो जाता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि नेक्ड आई से उसे देख नहीं सकते, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है इंडिकेटर्स की। नेक्ड आई से नहीं देख सकते तो उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर क्या बताते हैं, इंडिकेटर ये बताते हैं व्हेन टू स्टॉप। तो इक्विवेलेंस पॉइंट्स के बाद इंडिकेटर अपना कलर चेंज हो करना शुरू करता है और एक ड्रॉप बाद कलर चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जो एंड पॉइंट आता है, जब हमें बिल्कुल ही रुक जाना होता है, वो हमें एंड पॉइंट कहलाता है, जो इक्विवेलेंस पॉइंट से एक या दो ड्रॉप दूर होता है। इस बात को मैं लिख देता हूं कि फ्रॉम नेक्ड आइज we cannot tell, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, we cannot tell when to stop the titration, when to stop the titration, titration कब रोकना है। therefore to observe a color change we add some indicators। ठीक, अच्छा, when मिलीक्विवेलेंट्स ऑफ, पूरा ही लिख दें, MEQ से नहीं समझ में आ रहा हो तो राइटिंग मेरी समझ में आती है, राइटिंग पे कमेंट करके बताना कि ठीक है कि ना राइटिंग। व्हेन मिलीक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बिकम्स इक्वल टू मिलीक्विवेलेंट्स of base, when the milliequivalents of acid becomes equals to milliequivalents of base, then we say equivalence point is achieved। अब हमें इक्विवेलेंस पॉइंट पे नेक्ड आइज से नहीं दिख रहा, तो हमने क्या डाले थे, इंडिकेटर डाले थे। तो इंडिकेटर क्या करता है कि इंडिकेटर हमें बताता है कलर चेंज कब होगा। कलर चेंज का बेसिकली हमें तरीका बताता है कब हमें रुकना है। तो लिख लेते हैं, इंडिकेटर टेल्स अस व्हेन टू स्टॉप द टाइट्रेशन बाय चेंजिंग कलर चेंज को रोक के हमें ये बताता है कि टाइट्रेशन को अब रोक देना है। ठीक, तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट, तो इक्विवेलेंस पॉइंट को अगर मैं हाईलाइट कर दूं
हाईलाइट के अंडरलाइन ही कर देता हूँ। तो अगला पॉइंट क्या आएगा? अगला पॉइंट आएगा एंड पॉइंट। कि एंड पॉइंट क्या होता है, कि कब हमें रुकना है। क्या बताया हम लोगों ने कि एंड पॉइंट वो पॉइंट है जो इक्विवेलेंस पॉइंट से एक या दो ड्रॉप दूर है, उसे हम क्या कहते हैं? एंड पॉइंट कहते हैं। कि वहां पे एक्चुअली रिएक्शन को रोकना होता है। तो लिख लेते हैं, इट इज द पॉइंट when we observe the color change of the indicator this is the point just one or two drops away, one or two drops away from equivalence point। इक्विवेलेंट पॉइंट से क्या है? एक या दो ड्रॉप दूर है ये एंड पॉइंट। ठीक, एक या दो ड्रॉप इसलिए दूर है क्योंकि जब तुमने इंडिकेटर डाला होगा ड्रॉपर और मतलब 12th वाले बता पाएंगे, 11th में प्रैक्टिकल करा होगा कि जब कलर चेंज हो रहा तो एक दो ड्रॉप दूर इसलिए आता है क्योंकि जो हमने इंडिकेटर लिया था वो भी एक या दो ड्रॉप लिया था। तो जो एक या दो ड्रॉप खर्च हो रहे हैं वो लगभग इंडिकेटर के बराबर हो रहा है। इसीलिए इंडिकेटर को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर इंडिकेटर को ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बात करते हैं आगे। केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 हो सकता है कि हमने अननोन एसिड था हमारे पास और हमें अननोन एसिड था, टीचर ने ये बताया था। बात भाई में ध्यान सुनना, मैं एक्सपेरिमेंटल लैब सेटअप ही लगभग करके तुम्हें बता रहा हूँ कि टीचर ने हमें ये बताया था कि भाई देखो 10 ml लेना अननोन और 5 बार टाइट्रेशन करना, तो 50 ml का सोल्यूशन है तुम्हारे पास। तो हमने कहा अरे टीचर की बात कौन मानेगा, 20 ml ले लेते हैं, 2 बार 1 बार 10 ले लेते हैं। तो एक दिक्कत है कि कॉन्करेंट रीडिंग्स नहीं आएंगी क्योंकि हर बार अननोन सैंपल का सोल्यूशन चेंज हो रहा है, तो कॉन्करेंट रीडिंग नहीं आएंगी। दूसरी बात कि कई बार ऐसा होगा कि तुमने जो 20 ml लिया उससे जो रीडिंग आनी थी वो ब्यूरेटिक से बाहर निकल गई या कॉनिकल फ्लास्क ही पूरा भर गया, तो स्पेल आउट होने लगा, तो खराब हो जाएगा मामला। तुमने बुद्धि लगा दी, इसलिए टीचर को तो पता है, इसलिए टीचर कॉनिकल फ्लास्क भी उसी साइज का दे रहा है, रीडिंग तो टीचर को आती है। तो तुमने क्या किया, या तुम्हारा कोई दोस्त आया और उसने तुम्हारा बेस फैला दिया, जो तुम्हें बेस प्रैक्टिकल के दिया गया था वो फैला दिया। तुम थोड़ा यूज़ कर पाए थे यहाँ तक और तुम्हारा बेस फैला दिया, यहीं तक टाइट्रेट हो पाया, तो ये नॉन बेस है। लेकिन तुम्हें तो टीचर को रीडिंग दिखानी है, तो तुमने क्या किया, कोई एक और बेस दिया और क्या लिया, नॉन बेस 2 ले लिया और कलर चेंज का ऑब्जर्व किया और वहाँ पे टाइट्रेशन को रोक दिया। समझ में आई बात? कि अब हम 2 अलग अलग बेस भी ले सकते हैं। मान लो जैसे हम NaOH से टाइट्रेट कर रहे हैं, तो हमें NaOH मान लो खत्म हो गया या फैल गया, तो हम अमोनिया पास करा देंगे, कभी ना कभी तो रुकेगा ही ना टाइट्रेशन, अमोनिया के साथ कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। तो क्या करें, तो यहाँ पे लिखें कि मिलिक्वेंट्स ऑफ अननोन acid is equals to milliequivalents of known base 1 plus milliequivalents of known base 2। बात समझ में आ गई इतनी? दोनों को जोड़ दिया, सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो जो अगला केस है नंबर 3, वो बेसिकली बैक टाइट्रेशन का है। क्या है? बैक टाइट्रेशन का है। बैक टाइट्रेशन में क्या करते हैं कि हमारे पास मान लिया कि वही हमारे पास अननोन एसिड है,
और हमसे गलती से ब्यूरेट खुली छूट गई और ज़्यादा गिर गई, नॉन बेस हमसे ज़्यादा गिर गया। ठीक, तो अभी ऐसी सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे कि मिली इक्विवेलेंट्स एसिड के कम है और बेस के ज़्यादा है। अगर ध्यान से सोचोगे, तुम थोड़ी बुद्धि लगाओगे, तो इस पॉइंट तक आते आते क्या हुआ होगा, इस पॉइंट तक आते आते अननोन एसिड पूरा ख़त्म हो गया होगा। तो इसके बाद जो टाइट्रेशन शुरू हुआ, यहाँ से एक दूसरा टाइट्रेशन शुरू हुआ। तो क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा होता है कि द एक्सेस बेस इज ट्रीटेड विद सम अदर एसिड ऑफ नॉन स्ट्रेंथ। तो हमने क्या किया, तो इसे नॉन बेस हम लिख लेते हैं, तो इसे 1 लिख लेते हैं, इसे 2 लिख लेते हैं पोर्शन को। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो एक नॉन एसिड लिया, क्या लिया, नॉन एसिड लिया और नॉन एसिड के मिली इक्विवेलेंट से लिए यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट्स हमें निकालना, अननोन एसिड कहाँ है, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ नॉन एसिड will be same of milli equivalents of known base remained, जितने बन गए उनके बराबर होगा। तो नॉन बेस है कितना, नॉन बेस है कितना, बेस 1 प्लस बेस 2। ठीक, अब नॉन बेस के मिली इक्विवेलेंट्स हमें पता है, ये हमें अगर पता है, ये अगर हमें पता है, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ नॉन बेस हमें पता है, विल बी इक्वल्स टू बेस 1 के मिली इक्विवेलेंट्स प्लस, अब बेस 2 की जगह हम नॉन एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स रख सकते हैं। रख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ नॉन बेस की जगह हम क्या रख सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ नॉन एसिड रख सकते हैं। अब देखना जरा बात क्या हुई, अब हमें 2 चीजें नॉन हो गई, एक ही अननोन बची है। तो बेस 1 के मिली इक्विवेलेंट्स निकल आए कितने, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ नॉन बेस माइनस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ नॉन एसिड, और यही बराबर हो जाएंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अननोन एसिड के बराबर, जो हमें निकालने थे। ठीक, ये बात बिल्कुल आसानी से समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक, तो मिली बेस 1 के मिली इक्विवेलेंट्स जो आ गए, कहानी भाई पूरी समझ में आई कि हुआ क्या, कि हमें कोई एक कंपाउंड था, हमने अननोन का हम टाइट्रेशन कर रहे थे, हमें नहीं पता था कितना था, तो हमने एक्सेस में डाल लिया, क्योंकि हम सारा का सारा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। सिंपल फंडा ये है कि हम सारा का सारा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उस एक्सट्रैक्शन की चक्कर में हमने क्या किया, एक्सेस में डाल दिया कि जो भी होगा देख लेंगे। फिर एक्सेस में डाला, क्योंकि हमें पता है एक्सेस में पड़ा है, तो हम उसे बैक टाइट्रेट कर देंगे किसी नॉन एसिड के साथ। तो नॉन एसिड और नॉन बेस के जो बचा हुआ बेस है उसके मिली इक्विवेलेंट्स बराबर कर देंगे और ओरिजिनल में से माइनस कर देंगे, तो अननोन एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी आसानी से। ठीक, अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सैंपल ऑफ Na2CO3.H2O weighing 0.62 ग्राम इज एडेड टू 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4। ठीक, विल द रिजल्टिंग सोल्यूशन भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। हमें ये बताना है कि सोल्यूशन फाइनली कैसा बचा। ठीक, तो हमें एक एक करके हम डेटाबेस लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं कितना, क्या कि मास ऑफ बेस, क्योंकि Na2CO3.H2O क्या है, बेस है, मास ऑफ बेस आ गया 0.62 ग्राम, और मास ऑफ मोलर मास ऑफ बेस कितना आ गया, या मोल्स ऑफ बेस निकालने सीधे, मोल्स ऑफ बेस आ गए कितने, 0.62 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ Na2CO3.H2O, तो दैट टर्न्स आउट टू बी 0.62 डिवाइडेड बाय 1
124। ठीक है, काउंट कर लोगे 124 आ जाएगा। Na2CO3 106 होता, प्लस 18 124 आ गया। तो इससे अगर हम डेसिमल हटा के 2 जीरो बढ़ा दें तो ये 1/200 आ गए। तो मोल्स कितने आ गए इसके? 1/200 मोल्स आ गए। ठीक, 1/200 मोल्स आ गए। अब Na2CO3 के जितने मिली इक्विवेलेंट्स होंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स किसके लगे होंगे? H2SO4 के। तो जरा देख लेते हैं। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डाला गया, तो हम इसके निकाल लेते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी आ गई 1/200 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो इसकी जो मोलैरिटी आ गई वो आ गई कितनी? 1 जीरो से 1 जीरो और चला गया, तो ये आ गई 1/20 मोलर। अब हम डायरेक्टली लगा सकते हैं M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ठीक, तो 1/20 आ गया, मतलब M1V1 किसके लिए यूज़ किए हैं? बेस के लिए, और M2V2 यूज़ किए हैं एसिड के लिए। तो बेस के मोलैरिटी कितनी है? 1/20। एन फैक्टर Na2CO3 का 2 बताया था मैंने, निकालना सिखाया था कि Na2CO3 का एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 इंटू वॉल्यूम दिया 100, दैट शुड बी इक्वल्स टू 1/10। कितना दिया? 0.1 दिया, 1/10। H2SO4 का कितना हो गया एन फैक्टर? H2SO4 का एन फैक्टर कितना हो गया? अच्छा, नॉर्मेलिटी दी है तो एन फैक्टर जरूरत ही नहीं, और वॉल्यूम हो गया 100। तो ये दोनों तो इक्वल आ गए। इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है? द सोल्यूशन विल रिमेन न्यूट्रल। सोल्यूशन कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, बिल्कुल भी ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन रहेगा। ठीक, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ HCl सोल्यूशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.17 ग्राम पर cc contains 33.4 grams of HCl. What volume of HCl will be required to neutralize exactly 5 liter of n/10 NaOH solution? तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH के दिए हैं और हमें परसेंटेज बाई वेट से 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन हमें ये, अच्छा ठीक है बताना है। तो हमें परसेंट वॉल्यूम बताना है HCl का, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। तो हमें पहले इससे क्या निकालना पड़ेगा? मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी, कितनी मोलर आ रहे हैं, और फिर मोलैरिटी से HCl की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी बराबर होगी, क्योंकि हमें डेंसिटी सब गिवन है, वेट दे रखा, तो मोलैरिटी निकाल लोगे। ये क्वेश्चन मैं घर के लिए छोड़ दूँ, आखिरी में कर लेंगे इसे। मतलब इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर लिख दूँ क्या कि वॉल्यूम कितना आ रहा है? मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, जो HCl का वॉल्यूम आ रहा है इसका आंसर वो तुम्हें निकाल के मैच करा लेना अपना। इसका आंसर आएगा 46.7। मेरे हिसाब से अगर कुछ गलती हो मेरी तो वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन एरर्स हो सकती हैं। 46.7 ml आ रहा है। इसे घर पे मिला के देख लेना, इतना आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर लिखना, तो मैं सोल्यूशन भेजूंगा इसका। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 2 liters ऑफ अमोनिया एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.9 atm प्रेशर न्यूट्रलाइजेस 134 ml ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ H2SO4, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। तो हमें ये पता है क्या करना पड़ेगा? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया निकालेंगे कैसे? हम उसके लिए लिखेंगे PV इक्वल्स टू nRT। हमें प्रेशर दे रखा है 0.9 atm, वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर, एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। आर की वैल्यू दे रखी है कितनी? 0.0821, ये तो हमें पता है, और टी की वैल्यू हमें दे रखी है 30, यानी कि 303। तो यहाँ से एन जब सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 0.0724 मोल्स। ठीक, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 0.02724 मोल्स। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? 2 लीटर सोल्यूशन है इसका सोल्यूशन कितना है? 2 लीटर सोल्यूशन है, इसमें मोल्स आ गए, तो इसकी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? अगर हम मोलैरिटी निकालें, मोलैरिटी विल बी, या नॉर्मेलिटी सीधे निकालना है, नॉर्मेलिटी तो 1 लीटर में ही घोलने पे आएगी, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी? 0.0724 मोल्स हो गए, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, तो इसका कितना होता है? मोल्स आ गए सीधे, और एन फैक्टर अमोनिया का 1 होता है, इंटू 1 लीटर 1000/1000 कर देंगे।
तो इसकी नॉर्मेलिटी जो आ गई वो 0.0724 नॉर्मल आ गया क्या, अमोनिया, ऑफ अमोनिया आ गया। बात समझ में आ रही? 2 लीटर इसने लिया क्योंकि 2 लीटर तो गैस का वॉल्यूम दिया था, हमें एक्वा सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालना। अब हम क्या सीधे लगा देंगे, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, तो इसकी नॉर्मेलिटी आ गई 0.0724, इसका वॉल्यूम ले लिया 100,000 ml, ठीक। 1 लीटर सोल्यूशन में नॉर्मेलिटी निकाली थी और इसके कितने लिए 134 ml इंटू नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ जाएगी सीधे, इसे अगर हम डेसिमल्स हटा दें यहाँ से 3 जीरो हटा के, ये आ जाएगा 72.4 डिवाइडेड बाई 134, अप्रॉक्सीमेटली हाफ के बराबर आ जाएगी, तो 0.54 नॉर्मल आ गया, सिंपल। ठीक है, ये सवाल कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, बात समझ में आ रही है? मेरी समझ में बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, टाइट्रेशन है तो मैं दिक्कत होती है, इसलिए आसानी से समझ में आनी चाहिए बात मेरी। अब मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट पे आ गए हैं, डबल टाइट्रेशन पे। डबल टाइट्रेशन अपने नाम से क्लियर करता है कि उसे 2 बार टाइट्रेट करना है। डबल टाइट्रेशन अपने नाम से क्लियर करता है उसे कितनी बार टाइट्रेट करना है, 2 बार टाइट्रेट करना है, तो 2 टाइम्स टाइट्रेशन है। ये क्या है, 2 टाइम्स टाइट्रेशन है। अगर 2 बार टाइट्रेशन कर रहे हैं तो दिस मीन्स देयर विल बी 2 एंड पॉइंट्स। अरे भाई 2 बार टाइट्रेट कर रहे हैं तो 2 एंड पॉइंट आ रहे होंगे, देयर विल बी 2 एंड पॉइंट्स। अगर 2 एंड पॉइंट आ रहे हैं तो उनके मीडियम भी अलग होंगे, अलग अलग मीडियम में आ रहे होंगे, एक एसिडिक मीडियम में आ रहा होगा और एक बेसिक मीडियम में आ रहा होगा, इसीलिए 2 आ रहा है। अगर एक ही मीडियम में आते तो 2 क्यों आते, एक ही बार में टाइट्रेट हो जाता। ठीक, दैट मीन्स 1 एंड पॉइंट should be in basic medium and second is in एसिडिक मीडियम। ठीक है, सेकंड इज इन एसिडिक मीडियम। अब अगर हमें 2 एंड पॉइंट आ रहे हैं तो 2 हमें इंडिकेटर भी चाहिए होंगे। हमें 2 एंड पॉइंट आ रहे हैं तो 2 इंडिकेटर चाहिए होंगे, एक एसिडिक मीडियम में जो कलर चेंज शो करे और एक बेसिक मीडियम में कलर चेंज करे शो करे। ये तो बात समझ में आ रही कि हमें 2 हमें इंडिकेटर चाहिए, एक एसिड मीडियम में कलर चेंज करने वाला और एक बेसिक मीडियम में। तो हमें 2 इंडिकेटर ले लिए। इंडिकेटर लेकिन कौन कौन से लिखेंगे, इंडिकेटर टेकन विल बी, नंबर ए लिख लेते हैं बेसिक मीडियम, जो कॉमन यूज होते हैं मैं वही लिख रहा हूं। बेसिक मीडियम में हम इंडिकेटर यूज करते हैं फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन बेसिक मीडियम में जो इंडिकेटर है वो फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन की जो पीएच रेंज है वो 8.3 से 10.3 है। 8.3 से 10.3 है। 8.3 पे ये कलरलेस होता है और 10.3 पे ये पिंक कलर का होता है। ठीक है, ध्यान रख पाओगे। फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर तो यार 12th में वालों को बनवाऊंगा ही मैं, जब मैं अल्कोहल शुरू करूंगा तो फिनोफ्थलीन पढ़ाऊंगा ही। अगर बनाना चाहो तो फिनोफ्थलीन आप बना देता हूँ, चलो तुम्हारे लिए। कमेंट करके बताना कि कितने लोगों ने फिनोफ्थलीन देख रखा था पहले से। ऐसा तो नहीं लग रहा मैं कम पढ़ा रहा हूँ, कम बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए यार। मतलब देखोगे तो अपने प्रीवियस ईयर के नोट्स उठा के देख लो, मैंने कम पढ़ा हो तो बताना मेरे को। भाई कोटा जितना नहीं पढ़ना होता है ना, कोटा में बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं। तो मैंने भी कोटा में पढ़ा तो बहुत ज़्यादा पढ़ाता था, लेकिन जेई को पार करने के लिए सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना पड़ेगा। खासकर ड्रॉपर को कंसाइज और प्रिसाइज मटेरियल चाहिए, ज़्यादा हौच पौच करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो क्या होगा इसमें कि हमारे पास फिनोफ्थलीन का जो इंडिकेटर आ गया वही आ गया, ये फिनोफ्थलीन है। अब बेसिक मीडियम के बाद एसिडिक मीडियम की बात आएगी।
जब एसिडिक मीडियम में, ये तो इंडिकेटर ध्यान ही रखने पड़ेंगे, इंडिकेटर ध्यान रखने का कोई रास्ता नहीं है। एसिडिक मीडियम में जो इंडिकेटर इन जनरल यूज़ होता है वो मिथाइल ऑरेंज यूज़ होता है। मिथाइल ऑरेंज की पीएच रेंज जो होती है वो 3.1 से 4.4 तक होती है। आयनिक इक्विलिब्रियम में ये भी पढ़ेंगे कि इंडिकेटर की रेंज ऐसी ही क्यों होती है, कम ज़्यादा क्यों नहीं होती, ऑलमोस्ट 2 का ही डिफरेंस क्यों लेते हैं। ठीक, तो 3.1 पे ये रेड होता है और यहाँ पे येलो होता है, तो कलर डोमिनेंट होते हैं, आराम से प्रोमिनेंट कलर्स दिखाई दे जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है किसी को भी। ठीक है, अब डबल टाइट्रेशन में हमने क्या किया भाई, डबल टाइट्रेशन में सिंपल बात समझो, हमने 2 बार टाइट्रेट किया, 2 एंड पॉइंट है, इसलिए 2 इंडिकेटर यूज़ किए, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में हमने यूज़ किया मिथाइल ऑरेंज, जिसकी पीएच रेंज 3.1 से 4.4 थी। 3.1 पे ये रेड था और 4.4 पे येलो था, और फिनाफ्थलीन जो 8.3 से 10.3 पे था, 8.3 पे वो कलर लेस था और 10.3 पे पिंक कलर का था। ठीक, अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो बिल्कुल वही क्वेश्चंस के फॉर्म में ही देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि इन जनरल हमारे पास NaHCO3, Na2CO3 और NaOH में से any of 2 होंगे। ठीक, any of these 2 लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा ना। any of these 2 in solution। ठीक, and we have to titrate with HCl of known concentration। HCl known रहने देते हैं, known unknown कुछ भी हो सकता है, HCl। ठीक, इन या यूजिंग नंबर ए कंडीशन होती है फिनोल्फ्थलीन, इंडिकेटर और नंबर बी होता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ठीक है, ये 2 इंडिकेटर में ऐसे सवाल बनते हैं। अब कोई पूछे कि सर तीनों आ जाएंगे तो क्या करेंगे, तो मैं तीनों को ही लेके बताना शुरू करता हूं कि क्या क्या करेंगे। ठीक, तो पहले क्या है कि जो NaOH है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। आराम से सुनना, इस पोर्शन को सबसे ज़्यादा गौर से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaHCO3 जो है वो एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है, जो क्या कर सकता है, विच कैन डोनेट प्रोटॉन एज वेल एज रिसीव प्रोटॉन। जैसे तुमने एम्फोटेरिक पढ़ा था, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं। वैसे ही एम्फीप्रोटिक वो होते हैं जो प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। ठीक है, अब Na2CO3 जो है वो हमारा बेसिक सॉल्ट है, इसमें तो किसी को दो राय है नहीं। ठीक, अब अगर NaSCO3, ध्यान से देखना भाई, NaSCO3 अगर हमारा बेसिक सॉल्ट है, एम्फोप्रोटिक सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन में क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। तो हम ये बात लिख देते हैं संभाल के, क्या कि NaSCO3 एंड NaOH simultaneously cannot be present in aqueous solution। क्यों नहीं होते हैं,
क्योंकि NaSCO3 से NaOH रिएक्शन करके Na2CO3 और पानी बना देता है। ठीक, बात समझ में आई कि अब दो ही हो सकते हैं, अगर NaHCO3 होगा तो NaOH नहीं होगा। ठीक है, तो Na2CO3 और NaOH होगा या Na2CO3 और NaSCO3 होगा। ठीक, अब हम केस ले लेते हैं, केस 1 बनाते हैं इसमें। केस 1 क्या बनाते हैं कि हमने मान लिया कि हमारे पास NaSCO3 है, Na2CO3 है और NaOH है, तीनों सॉलिड है, अलग अलग हैं। इसके हमने A इक्विवेलेंट्स मान लिए, इसके B मान लिए, इसके C मान लिए। ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस माने फॉर केस 1 हमें मान लेते हैं कि जो A है वो ग्रेटर देन C है, या C ग्रेटर देन A ले लेते हैं, पहले आसान रखते हैं बात को। C ग्रेटर देन A है। अगर C के मिलीक्यूलेंट्स A से ज़्यादा हैं तो क्या होगा? ठीक, अगर C के इक्विवेलेंट्स मिलीक्यूलेंट्स A से ज़्यादा हैं तो क्या होगा कि NaSCO3 की रिएक्शन किससे होगी? NaOH से होगी, और क्या बनेगा? Na2CO3 और पानी बनेगा। T=0 पे इसके हमने A ले लिए थे, इसके C ले लिए थे, इसके B थे, और पानी की तो हमें चिंता नहीं करनी। T पे क्या होगा? क्योंकि C बड़ा है तो ये LR हो जाएगा, तो A में से A चला जाएगा, ये C - A बनेगा और ये A+B बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा LR हो गया। इतनी बात समझ में आ रही? सब लोग हमारे साथ हैं यहाँ तक? तो अब सोल्यूशन में क्या बचा है? व्हाट वी हैव इन सोल्यूशन? अब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बचा है? हमारे पास बचा है NaOH, जिसके मिली इक्विवेलेंट जो हैं वो हैं C- है, और बचा है Na2CO3, जिसके मिली इक्विवेलेंट्स हैं A+B के बराबर। ये बात समझ में आ रही? यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब क्या होगा कि जब भी टाइट्रेशन होता है कि तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है। टाइट्रेशन होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्ट करता है? स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है। टाइट्रेशन होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से पहले रिएक्ट करता है। अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो हम HCl डालेंगे, तो किससे रिएक्ट करेगा? NaOH से या Na2CO3 से? NaOH से रिएक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है, तो हम लिख लेते हैं ड्यूरिंग टाइट्रेशन strong acid will first react with strong base. तो between NaOH and Na2CO3, HCl first will react with what? NaOH। ठीक, अब हमने निकालना है मिलीक्यूलेंट्स ऑफ HCl इन वेल वी आर यूजिंग फिनोफ्थलीन एज इंडिकेटर। तो इन फिनोफ्थलीन इंडिकेटर पहला केस ले लेते हैं। इन फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। ठीक, ध्यान रखना कि फिनोफ्थलीन इंडिकेटर में NaOH पूरा टाइट्रेट हो जाता है और Na2CO3 आधे मिलीक्यूलेंट्स के बराबर टाइट्रेट होता है। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ जो इंपॉर्टेंट बात ज़्यादा होती है कि इन फिनोफ्थलीन इंडिकेटर NaOH will be completely titrated, whereas Na2CO3 titrate only to half of
इट्स मिली इक्विवेलेंट्स एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें लिखनी है कि NaHCO3 डू नॉट गेट titrated in phenolphthalein। ठीक, मतलब NaOH पूरा टाइट्रेट हो रहा है, Na2CO3 आधा टाइट्रेट हो रहा है और NaSCO3 बिल्कुल भी टाइट्रेट नहीं होता। ये बात गांठ बांध के याद रख लो, बहुत ज़रूरी बात बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सारे सवालों के लिए पूरी बात। ठीक, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl यूज्ड कितने आ जाएंगे? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl यूज्ड कितने हो जाएंगे? हमारे पास NaSCO3 तो है ही नहीं, हमारे पास NaSCO3 नहीं है, लेकिन NaOH कितना है? C-A के बराबर। तो C-A कौन रिएक्ट टाइट्रेट हुआ? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 थे A+B, तो A+B/2 होगा मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3। हाफ ऑफ द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 टाइट्रेट होंगे, NaHCO3 बिल्कुल भी टाइट्रेट नहीं होगा। अब फर्स्ट एंड पॉइंट आ चुका है भाई, बात को समझने की कोशिश करना। मुश्किल बात तो है ही, ऑब्वियसली मुश्किल है, इसीलिए टाइट्रेशन जल्दी लोग पढ़ाते नहीं हैं। कि फर्स्ट एंड पॉइंट आ चुका है, सारा NaOH खत्म हो चुका है। फर्स्ट एंड पॉइंट आ चुका है, सारा NaOH खत्म हो चुका है। अब हम मिथाइल ऑरेंज डालना है इन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लेंगे तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर में क्या होता है कि NaOH, NaSCO3 और Na2CO3 गेट कंप्लीटली टाइट्रेटेड इन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज को MO लिख दें चलेगा? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर NaOH, NaHCO3 and Na2CO3 get completely titrated, get completely titrated। ठीक, get completely titrated। तो क्या हुआ कि MO में क्या हुआ, मिथाइल ऑरेंज में NaOH, NaSCO3 और Na2CO3 कंप्लीटली टाइट्रेट हो गए। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl यूज्ड कितने आएंगे? अब इस केस में हमारे पास देखो क्या था कि हमारे पास NaOH खत्म हो गया था, NaSCO3 खत्म हो गया था। अब क्या बचा था? Na2CO3 बचा था। और Na2CO3 के कितने मिली इक्विवेलेंट्स बचे? Na2CO3 के मिली इक्विवेलेंट्स बचे थे A+B/2। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। इन दोनों को यूज़ करके हम A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ABC की। और हमें ये बताया कि टोटल मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl यूज्ड कितने आ गए? कितने लगे? A+B/2 तो यहाँ लगे इक्वेशन नंबर 2 में, प्लस A+B/2 लगे इक्वेशन नंबर 1 में, प्लस C-A लगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, तो टोटल कितने लग गए? A+B प्लस C-A, तो A से कैंसिल हो गया, तो B+C मिली इक्विवेलेंट्स खर्च हुए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम मान लो कि हमारे पास फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ना हो, सीधे मिथाइल ऑरेंज से ही टाइट्रेट कर दें पूरे को। हमारे पास मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है ही नहीं और हम सीधे किससे टाइट्रेट करना चाहते हैं? मिथाइल ऑरेंज से। हमारे पास फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर नहीं है और हम सीधे मिथाइल ऑरेंज से करना चाहते हैं, तो हम इसे लिख लेते हैं, इफ वी टेक phenolphthalein indicator from starting
फ्रॉम स्टार्टिंग। तो एट स्टार्टिंग हमारे पास क्या था, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 कितने थे, A+B कितने थे स्टार्टिंग में, कितने थे देख लेता हूँ ऊपर चल के, हाँ A+B थे, और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितने थे, C-A के बराबर। तो मिली इक्विवेलेंट्स वी टेक फिनोफ्थलीन नहीं यार, सॉरी फिनोफ्थलीन नहीं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन से तो काम ही नहीं चलेगा, मिथाइल ऑरेंज ही पूरा टाइट्रेट कर पा रहा है तो मिथाइल ऑरेंज ही लेंगे। सॉरी मेरी गलती है, मैं मान लेता हूँ यार, अब से सही कर लो, उसे एडिट करने की ज़रूरत नहीं है ना। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl यूज्ड इन मिथाइल ऑरेंज। तो अब क्या होगा, Na2CO3 पूरा टाइट्रेट हो जाएगा और NaOH भी पूरा टाइट्रेट हो जाएगा, तो A से कैंसिल हो गया, तो फिर से B+C आ गया। अरे वाह, ये तो ऊपर वाले के बराबर आ गए। जब हमने मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन दोनों अलग अलग लिए थे तब भी हमारे पास मिली इक्विवेलेंट HCl के सेम आ रहे थे, और केवल मिथाइल ऑरेंज से शुरुआत कर दी तब भी सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो टाइटर वैल्यू है वो इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो इसे हम सीधी बात लिख दें, एक फ्रॉम दिस वी कैन say that the titer value does not depend upon the indicator used। ठीक, टाइटर वैल्यू इंडिकेटर यूज पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक, अब एक केस यार तुम्हें करना पड़ेगा, केस नंबर 2 अपने आप घर पे करना है, ये होमवर्क के लिए है, कि हमारे पास फिर से क्या है, NaSCO3 है, NaOH है और Na2CO3 है, सेम ABC हमारे पास मोल्स हैं। ठीक है, ABC हैं, ऐसे पीछे भी लिए थे वैसे ही लेंगे यार, बिल्कुल Na2CO3 के भी लिए थे तो वही रखते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। NaSCO3 है, Na2CO3 है और NaOH है और ABC हैं। इस बारी क्या करेंगे कि A इज़ ग्रेटर देन C है इस बारी। तो इसके लिए हमें पूरा सवाल फिर से लगाना है, दोबारा से देखना है कि कैसे कैसे क्या क्या आंसर आएगा। मेरी बात मान के इसका आंसर बताओगे, मतलब हमें फिनोफ्थलीन में रीडिंग बतानी है HCl की, मिली इक्विवेलेंट्स मिथाइल ऑरेंज में बतानी है, टोटल बतानी है और फ्रॉम द बिगिनिंग बतानी है। 3 हमें चाहिए। इसे कमेंट करोगे तो मैं मान लूंगा टाइट्रेशन तुम्हें आ गया, और क्योंकि इसका आंसर तुरंत चेक भी किया सकता तो मैं तुम्हें डायरेक्टली बता भी दूंगा कि सही है गलत है ना। ठीक, अब 1-2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके देख लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कह रही है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ NaOH एंड Na2CO3 इज प्रिपेयर्ड। ठीक, 25 ml ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन। अब इसके 25 ml लिए गए और न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिक्वायर किए गए, और पूछ रहा है कितने क्या क्या लगेंगे। ठीक, तो देखो अब सवाल को बिल्कुल तसल्ली से पढ़ो, इतना बड़ा सवाल है, सिर्फ देख के घबराना नहीं है पहले आपने, है ना। तो कैसे करेंगे इसे, कैसे करेंगे इसे देखते हैं। कह रहा है कि 25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl व्हेन फिनोफ्थलीन इज यूज्ड एज इंडिकेटर। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं, एक NaOH है और एक Na2CO3 है। सिंपल सवाल है, आसानी से लगाते हो, देखो कैसे। तो हमने लिख लिया यहाँ पे अपने आप बिल्कुल बुद्धि लगाए बिना कि Na2CO3 और NaOH है। इसके A ले लिए, इसके B ले लिया मिली इक्विवेलेंट्स। तो इन फिनोफ्थलीन क्या कह रहा है, इन फिनोफ्थलीन क्या कह रहा है, फिनोफ्थलीन में मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कितने लगे। अगर हम अपने थ्योरी के हिसाब से चलें तो NaOH पूरा खर्च हो जाएगा और Na2CO3 आधा खर्च होगा। अगर हम थ्योरी के हिसाब से चलें तो Na2CO3 पूरा खर्च होगा और NaOH पूरा खर्च होगा और Na2CO3 आधा खर्च होगा। तो A+B/2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl के बराबर आ जाएगी। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl हैं कितने, जरा देख लेना कि 25 × 0.1। ठीक, तो ये आ गया A+B/2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई A+B/2 की वैल्यू आ गई 2.5।
ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक, बिल्कुल ऐसे आसानी से करना। अब इन मिथाइल ऑरेंज कितना कह रहा है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। अब जो कह रहा है मिथाइल ऑरेंज में देखो वॉल्यूम बढ़ गया ना, 35 ml ऑफ 0.1 मोलर NaHCl। तो इसका मतलब क्या है कि शुरू से लिया है, अब शुरू से लिया है तो मिथाइल ऑरेंज में NaOH पूरा गया और ये भी पूरा गया। तो A प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, मिली इक्विवेलेंट्स के कितने दिए, 35 इंटू 0.1। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, A प्लस बी की वैल्यू आ गई 3.5, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो 2 माइनस 1 कर दो, B/2 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो B की वैल्यू आ जाएगी 2, तो A की वैल्यू आ जाएगी 0.5। A की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी, A की वैल्यू आ जाएगी कितनी, B की वैल्यू अगर 2 आ गई तो A की वैल्यू आ गई 1.5। यहाँ तक बात क्लियर है। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितने आ गए, 1.5, और इसके आ गए 2, Na2CO3 के। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, हमें स्ट्रेंथ निकालनी, तो हमें वेट निकालना पड़ेगा। तो W इक्वल टू क्या निकाल दें, EnV/1000। ठीक, ये फॉर्मूला तो पता है। तो W ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट 40 होता है, NV 0.15 एंड डिवाइड बाय 1000 आ गया। तो ये कितना आ गया, ये आ गया कितना, NaOH कितना आ गया, 0.06 ग्राम पर 25 ml आया। तो इन 1000 ml ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 0.06 इंटू 40, तो ये आ जाएगा कितना, 2.4 ग्राम पर लीटर। इसी तरह से W ऑफ Na2CO3 निकालोगे, तो Na2CO3 का इक्विवेलेंट मास होता है 106 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसके मिली इक्विवेलेंट्स आ गए 2 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये 0.106 ग्राम्स आ गया पर 25 ml। तो इन 100 ml 1000 ml कितना आ जाएगा, Na2CO3 कितना आ जाएगा, 0.106 इंटू 40, यानी कि 4.24 ग्राम पर लीटर। सिंपल सवाल था, कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर दी हमने, आसानी से हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक सवाल और देख ले, सवाल ही सवाल देख लें, अब तो वही हो गया काम पूरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन कंटेंट Na2CO3 एंड NaSCO3। अब इसमें क्या है, Na2CO3 और NaSCO3 तो पहले चुपके से लिख लो यहीं पे। कितना भी बड़ा सवाल हो, देखो चुटकियों में लगाना सिखा रहा है तुम्हें, डबल टाइट्रेशन का, तुम पता नहीं क्या क्या करते रहते होगे ना। तो अ सोल्यूशन कंटेंट Na2CO3 एंड NaSCO3, 25 ml ऑफ द सोल्यूशन रिक्वायर्ड 5 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl फॉर टाइट्रेशन विद phenolphthalein एज इंडिकेटर। The titration was repeated with the same volume of solution, but methyl orange used is 12.5 with same volume of solution, but the methyl orange uses 12.5 of 0.1 normal HCl required for this time. Calculate the amount of, ये देखो सिंपल है, इसे ले लिया A, इसे ले लिया B। ठीक है, और हमें क्या निकालना है कि अमाउंट बताना है, 25 ml में बताना है। ठीक, तो इन phenolphthalein इंडिकेटर क्या होगा, जल्दी बताओ, इन phenolphthalein इंडिकेटर क्या होगा। इन phenolphthalein इंडिकेटर केवल Na2CO3 टाइट्रेट होगा, वो भी आधा, तो B/2 हो गया, और ये मिली इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होंगे, ऑफ HCl के बराबर होंगे। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl का कितने गए, ऑफ HCl कितने आ गए, B/2 की वैल्यू आ गई कितनी, 5 इंटू 0.1, यानी कि 0.5 की वैल्यू आ गई B/2 के बराबर, तो B की वैल्यू आ गई 1। ये तो कहानी ख़त्म हो गई यहीं पे। ठीक, B की वैल्यू आ गई 1। ठीक, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब कह रहा है इन phenolphthalein, इन मिथाइल ऑरेंज, इन मिथाइल ऑरेंज A भी पूरा गया और B भी पूरा गया, और ये किसके बराबर होंगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl के। तो A प्लस B की वैल्यू हो गई कितनी, 12.5 इंटू 0.1, तो यानी होगी 1.25। A B की वैल्यू 1 है, तो A की वैल्यू आ गई कितनी, 0.25। तो W इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, EnV/1000। तो W ऑफ
2CO3 कितना आ गया 106/2 इंटू Na2CO3 कितना निकला था 1 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ गया कितना, यहाँ 53 आ गया, तो ये 0.03053 ग्राम्स पर 25 ml आ गया। ग्राम्स आ गया, सीधे ग्राम में ही लिखना हमें तो। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब W निकालना है किसका, NaSCO3 का। NaSCO3 का मोलर मास होता है 84, एन फैक्टर 1 है, इंटू कितना आ गया 0.25 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कितना हो गया 21/1000 यानी कि 0.021 ग्राम्स आ गया। तो ये भी सवाल चमन्नी भर का था, सटासट लगा दिया, काम खत्म हुआ। ये IIT का सवाल आया हुआ है तो इसे होमवर्क के लिए दे दें, अब तो बिल्कुल सही है, आसानी से हो जाना चाहिए। कह रहा है 5 ml of 8 normal HNO3, 4.8 ml of HCl and containing a certain volume of 17 molar H2SO4 is mixed and made up to 2 liter. The 30 ml of solution exactly neutralizes Na2CO3 of 1। तो ये तो बिल्कुल डबल टाइट्रेशन सवाल ही नहीं, ये तो सीधा सीधा, इसलिए मैंने छोड़ दिया तुम्हारे लिए घर के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की। किसकी बात कर लेते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या कहता है कि लिखा होता है कि V वॉल्यूम H2O2 ऐसा लिख के आता है। V वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या होता है, तो लिख लेते हैं V वॉल्यूम H2O2 means from 1 ml of H2O2 V ml of O2 is produced on complete dissociation। on complete dissociation। अब क्या हुआ, तो हमने H2O2 को डिसोसिएट कराया, तो इससे H2O बना और O2 बनी, बैलेंस कर दी रिएक्शन। तो ये 1 मोल बनी, 1 मोल का मतलब बन गया 22.4 लीटर्स ऑफ O2 बनी। एट STP कंडीशन ले रहा हूँ और पुरानी वाली STP ही यूज़ कर रहा, नई वाली नहीं यूज़ करें नोइंगली, क्योंकि किताबों में अभी भी वही चल रही है, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। 22.7 ले लोगे, थोड़ी कैलकुलेशन टीडियस होती है, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे मास कितना आ गया 68 ग्राम्स आ गया, 2 मोल लगे, 2 मोल से कितनी बन रही है 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर ऑफ O2 is produced by 68 grams of H2O2। तो V liters of O2 will be produced by 68 grams divided by 22.4 into V grams of H2O into V grams of H2O2। ये आ गया। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम तो हमें लीटर में 1 ही लेना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या लिखेंगे, गिवन वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना है, एन फैक्टर H2SO4 का 2 है, तो इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक, ये क्या लिख दिया, ये हमारा इक्विवेलेंट मास है। तो देखना जरा क्या आ गया, ये आ गया क्या, यहाँ से ये गया 2, तो ये आ गया 4/22.4 इंटू वी इज इक्वल टू आ गया नॉर्मेलिटी। तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। ठीक, तो V वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऐसा लिखते हैं, V वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज
इज इक्वल टू 5.6 टाइम्स नॉर्मेलिटी, और क्योंकि एन फैक्टर 2 है तो इसे 11.2 इंटू मोलैरिटी भी लिखा जा सकता है। तो इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है, डेराइव करना आना चाहिए, आंसर तो आसानी से आ जाता है, बिल्कुल मैंने कोई कलाकारी नहीं की, आसानी से कर दिया। ठीक, अब हम लोग इस चैप्टर को यहीं वाइंड अप करते हैं, है ना। और अगला चैप्टर जो होने वाला है वो 11th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम होने वाला है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद पीरियोडिक, और फिर मैं पूरा प्लानर शेयर कर ही दूंगा आपको आसानी से। आई होप ये सबको टाइट्रेशन वाली बात समझ में आ गई होगी बढ़िया से ज़्यादा को लोगों को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है मेरी बात, जिससे कि हम लोगों का चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा तो हम लोग और अपने को इम्प्रोवाइज कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ा पाएंगे, और इंतू बना रहेगा मेरा भी और तुम्हारा भी, है ना। कंपटीशन थोड़ा होगा तो अच्छा रहेगा। फिर हम लोग टेस्ट लेंगे तो 2 ही लोग टेस्ट दोगे, फायदा नहीं ना। टेस्टिंग में थोड़े तो 100-200 लोग होंगे तो ऑल इंडिया रैंक टाइप आएगी ना तुम्हारी, तब हम लोग बढ़िया से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं तब तक के लिए, और टेस्ट भी फ्री होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।